हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से आ गए हम आपका एक ताज़ा लेक्चर लेकर, जिसका नंबर है L9। आई होप आपने पहले वाले सारे लेक्चर अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार दो बार पढ़िए, उन्हें समझ में आ जाएंगे। थोड़े से टफ ज़रूर है, पर समझ में आने के बाद चुटकियों का खेल बन जाता है। चलिए, तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि ये कुछ हमारा ऐसा चैप्टर फ्लो है जिसमें हम पहुंच गए हैं करीब करीब निषेचन तक। उसके बाद हम आज का लेक्चर फ्लो देख लेते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया के चरण पढ़ने हमें। शुक्राणु द्वारा अंडजनन अंडभेदन पढ़ना है। उसके बाद शुक्राणु अंडभेदन की क्रिया वही निषेचन पढ़ना है, अगर मेन पॉइंट देखें। और निषेचन की क्या महत्व है ह्यूमन लाइफ में, वो पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में आपने एक एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा। हम ये चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये डायग्राम लेकर आई हूँ, क्योंकि हमने ड्रॉ किया था। कई बार बच्चों को इसी डायग्राम में बड़ी टेंशन हो जाती है कि क्या खिचड़ा बना रखा है, तो हम पहले समझ लेते हैं। तो हमने दो काम किए, ठीक है। क्या काम किए? सबसे पहले हमने स्पर्म बनाया, स्पर्म की सारी चीजें देखी शुक्राणु बनाने वाली, और फिर हमने ऊगोनिया बनाया। तो स्पर्म कैसे बनाया हमने? जो हमारी जेनेटिक एपिथेलियम थी। क्या जेनेटिक एपिथेलियम? कहाँ जेनेटिक एपिथेलियम? तो वो जो शुक्र जनन नलिकाएं, ठीक है, जो शुक्र जनन नलिकाएं थी, कहाँ पे थी? टेस्टिस में। वहां पे हमने शुक्र जनन करवाया था। वहां से हमने क्या किया? सबसे पहले गुणन प्रावस्था आई थी, जहां पे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बने थे। स्पर्मेटोगोनिया की ये जो गुणन प्रावस्था है, उसके बाद क्या हुआ? उसमें वृद्धि प्रावस्था आती है। तो ये वाली जो प्रावस्था है, ये यहां से यहां तक, ये तो हो गई गुणन, ठीक है, गुणन प्रावस्था। उसके बाद हमने क्या किया? वृद्धि करवाई। मतलब कुछ स्पर्मेटोगोनिया बड़े हो जाते हैं, जिसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और हमारी क्या बन जाती है? प्राथमिक शुक्र कोशिका, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। यहाँ पे वो चीज नहीं है जो हमने पढ़ी थी कि एक प्रकार की कोशिकाएं तो साइड में चली जाती है, अपना समसूत्री विभाजन करती रहती हैं, और दूसरी वाली जो कोशिकाएं होती है वो मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ कोशिकाएं अलग ही बता रखी है। फिर उसमें क्या होता है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस 1 होता है, जो हमारा परिपक्वन प्रावस्था का पहला स्टेप है, जिसमें क्या होता है? एक स्पर्मेटिड मतलब स्पर्मेटोसाइट मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो मियोसिस 1 कर क्या बनाती है? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, ठीक है। तो ये हो गई द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, दिख रही है आपको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये दो बन गई, एक से दो बनी, ठीक है। उसमें भी एक को बताया पहले क्या हुआ, ये दो बनी, इसको हमने क्या बोल लिया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका दो बनी, वो दोनों फिर से द्वितीयक समसूत्री यानी मियोसिस 2 करके क्या बना लेती है? दो कोशिकाएं और बना लेती है। मतलब प्राइमरी से दो, फिर सेकेंडरी से फिर दो, तो टोटल हमारे पास जो स्पर्मेटिड बनते हैं, शुक्राणु प्रसू जिसे हमने कहा था, बुक की हिंदी लैंग्वेज में सुने तो जो हमने स्पर्मेटिड बनाए थे वो स्पर्मेटिड बन गए। उसके बाद कौन सी प्रावस्था आती है? जब क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है, ठीक है। यानी कि जो अचल शुक्राणु है, ये जो गंदे भद्दे अचल जो शुक्राणु है, उससे हम सुंदर हैंडसम शुक्राणु बनाने की जो प्रक्रिया करते हैं, उसको हम विभेदन भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? शुक्राणु जनन, या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। सारी टर्म्स को इंग्लिश में जरूर करना, क्योंकि हिंदी वाली तो खिचड़ा बन जाएगी याद करने के बाद, इंग्लिश वाली में थोड़ा सा मीनिंगफुल रहता है तो सही रहता है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस हमने किया था। अब आइए देख लेते हैं कैसे हमने हमारी क्वीन को बनाया था। तो क्वीन को बनाने वाला भी प्रोसेस कुछ ऐसा किया था, लेकिन हमने यहीं तक देखा है, उसे पूरा नहीं देखा है, वो अब हम देखेंगे बाद में। यहाँ पे एक साथ दे दिया है, क्योंकि oogenesis में ही आएगा पूरा जो प्रोसेस है वो। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि हमारा जो क्या होता है, oogenesis होता है, वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है।
ठीक है, लगातार नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या यहीं तक कहानी पढ़ी थी, लेकिन oogenesis में पूरा ऊ बनने तक, मतलब ओवा बनने तक का प्रोसेस हमें पढ़ना है, यहाँ के बाद वाला भी, इसलिए शायद यहाँ पे पूरा दे रखा है। देखिए यहाँ पे वैसे छोड़ ही रखा है सेकेंडरी oocyte तक। ये देखिए ये क्या है हमारी सेकेंडरी oocyte। चलिए क्या किया था हमने, वही हमारा तो भाई हम बताया था मोस्ट इंटेलिजेंट वर्ड में हम ही है, तो हमने तो भ्रूणीय अवस्था में ही अंड जनन चालू कर दिया था। क्या कर दिया था, गुणन तो हम भ्रूणीय अवस्था में ही करके आए थे। हमने जो हमारी जननिक एपिथीलियम थी ओवरी के अंदर, उसमें समसूत्री विभाजन करके बहुत सारे ऊगोनिया बना लिए थे। तो ये हमारी गुणन प्रावस्था हो गई। ये देखिए कहां तक आ गए थे हम, प्राइमरी ऊगोनिया, ठीक है, यहां तक पहुंच गए थे हम। और जब क्या होता है, गुणन के बाद वृद्धि प्रावस्था आती है, तो ये वृद्धि प्रावस्था करके क्या बन गई थी, 2 कोशिकाएं बन गई थी, ठीक है। इन कोशिकाओं में क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ। लेकिन मियोसिस 1 भ्रूणीय अवस्था में कहां पे रुक जाता है, M1 जो होता है वो हम देख चुके हैं, प्रोफेज यानी पूर्वा अवस्था में रुक जाता है और वहां से डिलीवरी हो जाती है उस गर्ल की, मतलब बेबी की, भ्रूण की। भ्रूण अब वही पूरा बच्चा बन चुका है। भ्रूणीय अवस्था में उसने गुणन प्रावस्था तो कर ली और मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी होती है। उसके बाद उसकी मम्मी के पेट से वो निकल जाती है, तो वहां पे सारा प्रोसेस रुक जाता है। फिर जब क्या आती है, उसका प्यूबर्टी पीरियड आता है। ये देखिए गर्भ जीवन लिखा हुआ है, ठीक है। प्यूबर्टी पीरियड आता है यानी कि 13 इयर्स हम मान के चल रहे हैं जो, तो वहां तक आता है। उसके बाद उसके जो प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte होती है, उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, प्रोफेज के आगे वाली चीज, और क्या बनते हैं, 2 कोशिकाएं। ये देखिए ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte है। ये देखिए जन्म हो गया, यहाँ तक रुक गया था। उसके बाद उसमें क्या हुआ, जन्म के बाद यानी कि बाल्यावस्था चली गई, यौवनावस्था चली गई। यौवनावस्था क्योंकि यहाँ पे प्रोफेज 1 में ये खत्म हो गया था, प्रोफेज 1 तक रुकी हुई है ये। अब जब इसकी 13 इयर्स यानी कि ये यौवनावस्था आरंभ हुई, जो लाइन बना के दी है, हमने भी ऐसी लाइन बनाई थी, तो यौवनावस्था के बाद बाकी का जो डिवीजन बचा हुआ है वो कंप्लीट होता है और प्राइमरी oocyte से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त हो जाता है। मतलब ओवुलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ओवुलेशन तो अभी नीचे होना है। यहाँ पे ये जो प्राइमरी oocyte है, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल भी बन जाता है ओवरी के अंदर, वो भी पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ oocyte की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अंड जनन की बात कर रहे हैं, अंदर वाले प्रोसेस की। तो क्या होता है, मियोसिस 1 होगा और 2 तरह की कोशिकाएं बनती है, जिसको प्राइमरी पोलर सेल, ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय पिंड कहते हैं, और दूसरा बनता है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी oocyte। ये वाली बात समझ में आ गई। फिर सेकेंडरी oocyte अवस्था में ही ये क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोसेस रुक जाता है। कौन सी में, मियोसिस 2 शुरू तो हो गया होता है, लेकिन कौन सी स्टेज पे रुक जाता है, आपको बताया था मध्यावस्था पे। भैया ये मध्यावस्था पूर्वावस्था बुक में कहीं नहीं है, ये सिर्फ नीट के लिए बताती हूँ मैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के हिसाब से, है ना। अगर आप 12th बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि पूर्वावस्था में रुका या मध्यावस्था में रुका, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो कहाँ से, अंडोत्सर्ग होता है और रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte अवस्था में ही। अब बाकी का डिवीजन, क्योंकि अभी तो क्या बना है, अंडाणु बना है, अभी तो अंड नहीं बना है, ठीक है, ये अंडाणु है। अंडाणु में से क्या करना है, अभी तो हमें ओवम बनाना है, एग बनाना है। तो जो बाद का प्रोसेस है, यानी कि मियोसिस 2 जो पूरा करवाना है हमें, वो कब होगा, वो निषेचन के वक्त होगा। ये पहले भी बात हो चुकी है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। मैंने फिर से एक बार समराइज कर दिया, फिर भी आपको मतलब पूरा डिटेल में समझना है तो वही लेक्चर 6, 5 ये सब देखने पड़ेंगे, वरना वही कहानी अधूरी रहेगी। चलिए तो अब हम आ गए हैं कहाँ पे, निषेचन करवाने पे। निषेचन की प्रक्रिया के चरण, क्योंकि निषेचन क्या है, एक हार्डली प्रोसेस है। जब हम प्लांट का पढ़ रहे थे तब भी आपने पढ़ा था कि कोई एक स्टेप का काम नहीं है, इधर से वो पोलन ग्रेन आया, इधर से ओवरी आई, काफी खतरनाक कहानी पढ़ी थी आपने, आपको याद हो तो। वही ना, क्यों मैम याद दिला रही, क्योंकि आपको पता है वो डायलॉग सुना है ना आपने, किसका, वो धड़कन पिक्चर का, कि तुम मुझे भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्या डायलॉग था वो, ये था कि
मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। ये डायलॉग था ना, तो ये ऐसा ही यहाँ पे भी है। ये बार बार मैम पूरा याद करवाती रहती है पिछला वाला, ताकि आप उसको कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे भी कहानी जो है वो स्टेप्स में होगी, कोई सस्ता काम नहीं है यहाँ पे भी। चलिए, तो यह एक कार्य की रासायनिक प्रक्रिया है, सिंपल प्रक्रिया नहीं है। कैसी है? कार्य की। कार्य की का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ शायद पहले कि फिजियोलॉजिकल। अब ये फिजियोलॉजिकल क्या होता है मैम, आपने हिंदी से बना के इंग्लिश लिख दिया, बात तो अभी भी समझ नहीं आई। ये है कि एक तो होता है आकारिकी विज्ञान में, जिसमें हम बाहरी आकारिकी यानी कि उसकी शक्ल, सूरत, हाथ पैर देख के उसको पहचानते हैं। एक होता है कार्यकी, जिसमें उसके अंदर क्या क्रियाएं चल रही हैं, कि कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, कौन से एंजाइम की वजह से होता है, ये सब कार्यकी में आता है। जैसे रेस्पिरेशन, श्वसन, पाचन, ये रिप्रोडक्शन, ये सब फिजियोलॉजिकल मैटर है। और एक एनाटॉमी होता है जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, हर चीज की संरचना पढ़ते हैं, वो एनाटॉमी में होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल और केमिकली प्रोसेस है, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला, शुक्राणु का अंड के पास तक पहुंचना। ठीक है, वहां पे तो हवाओं में एजेंट के थ्रू आ रहा है, यहाँ पे कैसे पहुंचता है बताते हैं आपको। चलिए, कब पहुंचेगा? तो कब पहुंचेगा भाई? मैथुन के वक्त, जिसको हम क्या बोलते हैं? संभोग भी बोलते हैं, इंटरकोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? और संभोग आ ही गया है, कोइटस भी बोला जाता है, आपने कहीं बुक में पढ़ा हो। लेकिन जनरली कोइटस जो है वो सारे एनिमल्स के लिए, मतलब जो कुत्ता बिल्ली सबके लिए ही प्रयोग में होता है, लेकिन हमारे लिए जनरली इंटरकोर्स, मैथुन, संभोग, ऐसे सारी चीजें यूज होती है। संभोग के समय पुरुष द्वारा शिशन के माध्यम से स्त्री की योनि में वीर्य का रसखलन किया जाता है। ये रसखलन क्या है? कई बुक्स में तो ये दे रखा है ऐसे, ठीक है, और कई बुक में ये रसखलन भी दे रखा है, इसलिए इस बार मैं रसखलन लेके आ गई हूं। और उसमें भी कहीं ने तो रसखलन में आधा सा लगा रखा है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो डिपेंडिंग अपॉन बुक्स टू बुक्स, और एक नहीं, मैंने बहुत सारी बुक में देख लिया, नीट लेवल की बुक तक भी देख लिया है, तो चलता रहेगा। पर एनसीईआरटी बुक का मैं आपको बताऊं तो वो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने पहले लिखा हुआ पढ़ा। तो वीर्य स्खलित कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। अब इस पे बहुत बड़ी महाभारत हो रखी है एनसीईआरटी बुक के अंदर। क्या महाभारत हो रखी है? कि वीर्य सेचन को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। मतलब क्या? कि जब आपको बताया था कि क्या होता है, पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है, और वीर्य कहाँ इकट्ठा हो जाता है? आके इसके मूत्र मार्ग में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जब घर्षण लगता है, मतलब जब मैथुन होता है और घर्षण प्रक्रिया लगती है, घर्षण तो समझते हैं, 10th पढ़कर आए हैं, फ्रिक्शन, तो उस वजह से ये जो वीर्य है वो पेनिस के द्वारा बाहर क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। अब हमने पढ़ा था कि शुक्रजनन नलिका से मूत्राशय तक आने वाले प्रोसेस को, किसके आने वाले प्रोसेस को? वीर्य के, यानी सीमन के आने वाले प्रोसेस को हमने पढ़ा था इमिशन, पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है ना, ठीक है। यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से योनि के अंदर, मतलब वेजाइना के अंदर, क्योंकि जब मैथुन प्रक्रिया हो रही होगी, ये मान लीजिए ये वेजाइना है, ठीक है। तो जब मैथुन प्रक्रिया हो रही होगी तो यहां तक पहुंचने के बाद का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्खलन या रसखलन या इजेकुलेशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। इजेकुलेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से कुछ निकल रहा है, लेकिन योनि में विसर्जित कर देना या निकाल देना होता है वीर्य सेचन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंसेमिनेशन। अब एनसीईआरटी बुक ने क्या करा है, ये इजेकुलेशन और वीर्य सेचन के लिए एक ही वर्ड हमेशा बार बार यूज किया है, वीर्य सेचन। और यहां तक कि वो जो स्पर्मिनेशन वर्ड पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? स्पर्मिनेशन, मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेक्चर देखो भाई, फिर भी बता देती हूँ। सर्टोली सेल से सीमन का कहाँ पे पहुंचना? जो नलिकाएं हैं, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर, ठीक है,
वहां तक पहुंचना स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन को भी वीर्यसेचन बार बार बोला हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जबकि ये तीनों वर्ड अलग है। इजैकुलेशन रसकुलन है, वीर्यसेचन इंसेमिनेशन है, और स्पर्मिएशन का हिंदी वर्ड अभी तक तो सारी बुक्स में स्पर्मिएशन ही मिला है, या हम बोल सकते हैं योनि में जो है सर्टोली कोशिका का बाहर निकलना, उसके लिए अभी भी वही वर्ड दे रखा है, हिंदी वाला कोई स्पेशल वर्ड है नहीं इसके लिए, ठीक है, लेकिन वही बार बार वीर्यसेचन दे रखा है। वीर्यसेचन तो ये है भाई, इसको सुधार ले, ठीक है। तो ये बात हुई, यहाँ पे क्या हो गया, योनि में जो वीर्य है वो विसर्जित हो गया। चलिए ये सारी बात खत्म कर दी थी हमने। अब वीर्य कहाँ जाएगा, मीन्स जो सीमन है वो कहाँ जाएगा, तो हम क्या देखेंगे कि ये देखिए ये गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय है, ये सर्विक्स ग्रीवा या जो हम गर्भाशय ग्रीवा कह रहे हैं जिसे सर्विक्स, ठीक है, अब सारा डिटेल में नहीं बना रही मैं। और ये है हमारी योनि, ठीक है। योनि में क्या हुआ, पेनिस ने अब क्या सिक्रीट कर चुका है, सीमन डाल दिया गया है, ठीक है। वीर्य जो है वो वीर्य सेचन हो चुका है। वीर्य में क्या क्या है, प्लाज्मा है और स्पर्म है। हमें प्लाज्मा किसी से कोई लेना देना नहीं, हम सीधे आते हैं हमारे स्पर्म पे। अब ये सारी एंडोमेट्रियम कुछ नहीं बनाई मैंने, क्योंकि हमारा अभी काम स्पर्म से। तो ये स्पर्म कहाँ जाएंगे, ये स्पर्म जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जा रहे हैं ये स्पर्म, ये फिम्बरी हो गई, ऐसी खतरनाक फिम्बरी बनाई है मैम ने इस बार पूरी मस्त वाली, ठीक है। तो ये स्पर्म कहाँ जा रहा है, फ्लोट होके, क्योंकि इनके पास सारी एनर्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया फ्लोट हो रही है। और यहाँ पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, एग पड़ा हुआ है। एग भी नहीं बोलूंगी मैं, अंडाणु बोलूंगी। कौन सी अवस्था में, ये सेकेंडरी oocyte बना हुआ है अभी इसमें, और इसमें वही कोरोना रेडिएटा फलाना ठिकाना सब बने हुए, ठीक है। जोना पेलुसिडास पूरा एग बना हुआ है जो हमने तक देखा, ठीक है। लेकिन अंदर क्या है, सिर्फ सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंड कोशिका है, अभी सेकेंड वाला मियोसिस नहीं हुआ है। ये स्पर्म पहुंचे यहाँ पे दौड़ते दौड़ते, मैं पहले जाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले निषेचन करूंगा, ऐसे पहुंच गए। ये आपको कहानी बताई दी थी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्टिलाइजेशन हो जब भी एग यहाँ आए, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर इंटरकोर्स यानी कि मैथुन जो है वो ऐसे टाइम पर हुआ है जब एग यहाँ था, यानी अंडाणु यहाँ था। अंडाणु कब होगा, 14th डे पे, है ना, 14th डे पे विसर्जित होता है। और मैंने आपसे कहा था 11 से 14 दिन अब तो मानते हैं, तो 14 डे पे ये एक दिन रहेगा। अगर उस एक दिन में कॉपुलेशन या इंटरकोर्स हो गया तो अंडाणु निषेचित होने के चांसेस हैं, लेकिन नहीं हुआ तो अंडाणु डिजनरेट हो जाएगा। उसके बाद भी इसका तो एक ही दिन है, लेकिन स्पर्म हम बात कर चुके हैं कि हम मिनिमम भी माने तो ओवरी के अंदर ये 1 से 2 दिन जिंदा रहते हैं, ठीक है। ओवरी की बात करें 24 आवर्स से 48 आवर्स तक हम बात कर चुके हैं। अगर उससे यानी अंडाणु यहाँ आने से पहले, अंडाणु 14 डेज पे आया, उसके अगर 1-2 दिन पहले भी इंटरकोर्स हुआ है तब भी स्पर्म तो यही प्रेजेंट है, वो मरे नहीं है, कुछ मर चुके हैं कुछ जिंदा है। अगर उनमें से कोई स्पर्म यहाँ पहुंच गया तब निषेचन हो सकता है। तो निषेचन की गारंटी तो भगवान भरोसे है। हालांकि साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि अब तो हम जो आप ये टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह देखते हो या जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए सारी टेक्निक वो पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं कि कब कितने डेज पे अंडाणु यहाँ आता है, उस टाइम पे कॉपुलेशन करें या इंटरकोर्स करें। तो ये सारी साइंस वाली, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये स्पर्म यहाँ पहुंचा और बहुत सारे स्पर्म जैसे ही सारे स्पर्म क्या होते हैं, इससे चिपक जाते हैं, ठीक है। लेकिन सारे स्पर्म अंडे से निषेचित नहीं होंगे। नंबर किसका आना है, ओनली 1 का। एक और बात, यहां पे अगर 200 शुक्राणु आए हैं
क्योंकि स्पर्म में आप वीर्य में आपको बता चुकी हूँ 20 से 30 करोड़ तक क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। मैं अभी आपके लिए सिर्फ 200 मान रहे हैं कि 200 शुक्राणु यहाँ पे आए हैं। ये 200 के 200 यहाँ जिंदा नहीं रहेंगे, इसमें से कम 30-40% स्पर्म जो है वो डेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही 60% हम पढ़ चुके हैं कि वीर्य में 60% शुक्राणु ही क्या रहते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं, बाकी 40% तो ऐसे ही, ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो उसके बाद भी जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ शुक्राणु तो यहाँ मर जाते हैं। यहाँ पे जो क्षारीय जो एटमॉस्फेयर है या अम्लीय एटमॉस्फेयर है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से कुछ तो जिंदा रहेंगे, कुछ मर जाएंगे। तो कुछ ही कहाँ तक पहुँच पाएंगे, अंडाणु तक पहुँच पाएंगे। अब कहानी देख लेते हैं कि क्या होगा। संभोग के समय वीर्यसेचन कर लिया गया, ठीक है। अंडवाहिनी के आंतरिक स्तर पर पक्षमाभी सीलिया पाए जाते हैं जो अंड की गर्भाशय की ओर गति सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। वो कैसे जा रहे हैं, स्पर्म गर्भाशय से अंड फॉलोपियन ट्यूब तक, पक्षमाभी। क्या पक्षमाभी? कि यहाँ पे क्या है, पहले भी बात हो चुकी है, यहाँ पे बहुत सारे पक्षमाभ उपस्थित हैं, सीलिया प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे मैम फ्लैजिला क्या होता है? कहानी जो है सीलिया फ्लैजिला में दोनों में अंतर है, किसी दिन बताएंगे, आज वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी वजह से क्या होता है, अंडा तो यहाँ है लेकिन ये जो है अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद इनको वहां तक अंडे तक ले जाने का काम कौन करता है, ये पक्षमाभी करते हैं, यानी सीलिया करते हैं। यह अंड धीरे धीरे एम्पुलरी स्टमस जंक्शन तक पहुंचता है। अब ये एम्पुलरी स्टमस जंक्शन क्या है, क्या है, तो यहां पे बना लेते हैं अब हमारी ओवरी। 3 भाग पढ़े थे आपने, ठीक है। ये पूरी अंडवाहिनी है, इसका ये वाला भाग हमने पढ़ा था कीपक है, और जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुलर यानी तुम्बिका, ठीक है। और ये संकीर्ण भाग जो होता है ये वाला, ये होता है इस्थमस, और ये जो होती है वो क्या होती है, झालर या फिम्बरी। तो निषेचन, अगर 10th तक आप पढ़ते थे कि निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब की भी एक जगह है कि जब वो क्या होता है, इस तुम्बिका और इस्थमस दोनों के बीच में कहीं अंडा आता है या शुक्राणु आता है, या अंडा तो यहीं रुका रहेगा 1 दिन तक, ठीक है, उसके बाद नीचे जाता है, निषेचन हुआ हो नहीं हुआ हो, 1 दिन तक यहाँ रुकता है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं एग्जैक्ट पोजीशन तो कोई नहीं बता सकता अभी, लेकिन वही माना जाता है कि कहाँ पे होता है, एम्पुलरी और स्टमस जंक्शन बोल देते हैं उसको, कि इन दोनों के बीच में कहीं अंडा जब रुका होता है और अगर शुक्राणु वहां पहुंचता है तभी निषेचन हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम वही एवरेज बात हो रही है, हर जगह एवरेज ही काम करेगा। अंडवाही में होने वाला शुक्राणुओं का कार्यकी परिपक्वन, फिजियोलॉजिकल, अभी कार्यकी का इंग्लिश बताया था, मैचुरेशन, कैपिसिएशन कहलाता है। अभी ये बलाएं क्या है कि जब शुक्राणु वीर्य में आके, हम तो बोल रहे हैं परिपक्वन हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कार्यकी परिपक्वन। कार्यकी मतलब उसको जो यहाँ पे आके काम करना है, क्या काम करना है, अंडे के अंदर अपने गुणसूत्र भेजने है ना, न्यूक्लियस भेजना है, तो वो कार्य के लिए ये प्रिपेयर होता है अंडे में जाकर भी, यानी कि गर्भाशय में जब मूव कर रहा होता है तब भी इसमें कुछ परिपक्वन होते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपेसिएशन। इसका जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म का डायग्राम पता है ना, ये यहाँ पे क्या था, एक्रोसोम था, यहाँ पे न्यूक्लियस था। तो इसमें क्या होता है, एक्रोसोम में ऐसे बहुत सारे चेंज होते हैं जिसकी वजह से इसको जो आगे भेदन करना है अंडे का, अंडे के अंदर जाना है, उसके लिए प्रिपरेशन हो रही होती है, स्पर्म भी अपने आप को प्रिपेयर करता है उस चीज़ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिएशन। इसलिए यहाँ पे कैप वर्ड आया है एक्रोसोम के लिए, क्योंकि इस वाली जगह से होना है जो भी, ठीक है, भेदन यहीं से होगा, पिनिट्रेशन आएगा अभी, ठीक है, तो उसको देखेंगे। चलिए, अब है शुक्राणु द्वारा अंडभेदन। अंडा पहुंच गया फाइनली, शुक्राणु पहुंच गया अंडे तक फाइनली। अंडाणु निषेचन के समय द्वितीयक अंडिक अवस्था में होता है, ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी क्या थी, ओवरी, ठीक है,
वो प्राइमरी oocyte, फिर वो सेकेंडरी ग्राफियन सेकेंडरी फॉलिकल जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, फिर टर्शरी जो थोड़ी सी डिफरेंट थी तो इसको थोड़ी डिफरेंट बना देते हैं, और इसके अंदर भी क्या है, सेकेंडरी oocyte है, यानी कि द्वितीयक अंड अवस्था है। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था इसके बाद एक और चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में भी होगा क्या फाइनली यही, और कौन सी अवस्था में, ये मियोसिस सेकेंड की मध्यावस्था में। अब वही आपको जो हार्मोनल चेंजेस बताए थे कि एलएच का जो लेवल है वो बढ़ता है, एस्ट्रोजन का बढ़ता है, और ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, ये फटा, यहाँ से मेम्ब्रेन फटी, और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाती है। ये भाई ये सेकेंडरी oocyte अभी भी ये बाहर निकल गई, यहाँ से कहाँ चली गई, ये फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब हमारी ये हाथ लगा के बैठी है ऐसे ग्लव्स फैला के, इसके अंदर अंडा जो है वो चला जाएगा, है ना, गर्भाशय से उसको पकड़ लेगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई, ये बन गया। ये क्या बनेगा आगे, कॉर्पस लूटियम बनेगा, वो बात समझ में आ गई। अब हमने कहा था कि हमने यहीं तक का इसका डिवीजन पढ़ा है कि ये यहीं पर सेकेंडरी oocyte तक ही क्या होती है, ओवरी के अंदर प्रोग्राम होते हैं, उसके आगे का डिवीजन ओवरी के अंदर नहीं होता, उसके आगे का डिवीजन होगा अब कब, देखते हैं। ये देखिए, ये फेलोपियन ट्यूब है यानी अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय बनाया है, उधर वाला पार्ट नहीं बनाया। अंडा कहाँ बैठा है, यहाँ पे, कौन सी अवस्था में है, ये सेकेंडरी oocyte में, अभी भी अंडाणु ही है ये। ठीक है, इसी वाली पोजीशन पे है ये अभी, इसमें अभी भी कहाँ है, मियोसिस सेकेंड की मध्यावस्था चल रही है। ठीक है, चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई। ये यहाँ आके बैठा हुआ है, वही एम्पुला और स्तमस के कहीं बीच में आके ये बैठा हुआ है। इधर से आ रहे हैं स्पर्म। स्पर्म जब इससे चिपकेगा, बहुत सारे स्पर्म चिपकेंगे, इससे बहुत सारे स्पर्म क्या हो गए, चिपक गए। ये देखिए कहानी इधर है, ये है अंडाणु, मतलब वही सेकेंडरी oocyte में। आपको हमने सेकेंड जो oocyte था, अंडे का स्ट्रक्चर देखा है क्या, नहीं देखा, फिर से बता देती हूँ इधर। वैसे यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले ये अंदर तो क्या है, अंडाणु यानी द्वितीयक अंडक का न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ठीक है, बाहर की साइड एक स्पेस है, जिस स्पेस को हम परिपीतिकीय अवकाश या पेरीविटलाइन भी कहते हैं। पेरीविटलाइन स्पेस भी कहते हैं। इस स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जोना पेल्लुसिडा ये हम बना चुके हैं, मैंने आपको कहा था अंडे के बाहर जो है वो एक लेयर बन जाती है, यहीं पे बार बार बताना पड़ता है, और मैं सोचती हूँ बता ही देती हूँ, कोई उलझन ना रह जाए। ये कोरोना रेडिएटा बनाई थी हमने बोला था इसको रेडिएटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे मतलब रेडिएट मतलब क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको रेडिएट बोलते हैं, है ना। तो रेडिएटा, और उसके अंदर एक थिन मेम्ब्रेन और होती है जिसको जोना पेल्लुसिडा कहते हैं, और ये भी बताया था, ये अकोशिकीय है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बताया था। ठीक है, तो ये वो रही जोना पेल्लुसिडा जो पिंक कलर की दिख रही है। ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है वो परिपीतिकीय अवकाश है, और ये वाली अब यहाँ पे रेडिएटा सेल वाइज बताइए, आप देख रहे हो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे से निकले हुए हैं, कुछ प्लेन नहीं है ये कोरोना रेडिएटा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो सेल्स दिख रही है बाहर आपको, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं या अरीय कीरट। ठीक है, हिंदी में, हम इंग्लिश वाला याद रखेंगे। और ये स्पर्म इस पे टूट पड़े हैं, लेकिन सारे स्पर्म तो अंदर जाना नहीं है, चांस तो किसी एक का है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये अंडाणु का अंड में भेदन, इसमें से कोई एक स्पर्म, जनरली हम ऐसा मान सकते हैं कि सबसे पहले जो अंडे तक पहुंचा, कहां तक, ये कोरोना रेडिएटा तक पहुंचा। कोरोना रेडिएटा तक पहुंचने के बाद स्पर्म में जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म जो है, अब यहाँ पे बना रही हूं मैं, स्पर्म में जो एक्रोसोम है
इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, मैंने आपको नाम बताया था, लाइसिन एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइनिक एंजाइम भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेनली उसमें हाइलोरोनिडेज होता है, आपके बुक में नहीं है, नाम चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। हाइलोरोनिडेज मेन एंजाइम होता है। इसका क्या काम होता है, मेन काम है एक्रोसोम का, ये जब ये कोरोना रेडिएटा के पास पहुंचता है तो अपने एंजाइम को रिलीज कर देता है, मतलब ये क्या होगा, यहाँ से फट जाएगा ऐसे, और एक्रोसोम भी क्या होगा, अपने सारे एंजाइम जो है ये बाहर रिलीज कर देगा इस तरह से। कहाँ पे, इधर, जैसे यहाँ पे देखो ये टच हो रहा है ना, ये टच होते ही क्या कर लेगा, अपने एंजाइम को रिलीज कर देगा। जैसे ही एंजाइम रिलीज होते हैं, ये एंजाइम लाइसिन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो ये इस कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं को गला देते हैं ताकि जाने का रास्ता बन जाए। जैसे ही रास्ता बन जाता है तो नेक्स्ट लेयर कौन सी आने वाली है, एक तो परिपीत की अवकाश आने वाला है और एक जोना पेलुसिडा आने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुंच गया, इसमें से एक ही अंदर जाएगा, जो पहले पहुंचा, जिसने पहले पाया, जो पहुंचा उसने पाया, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा को गला दिया, परिपीती की अवकाश से भी आगे निकल गया और कहाँ टच हो गया, जोना पेलुसिडा में। अभी एक अभिक्रिया होने वाली है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शुक्राणु जब अंड की जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है तब इसमें कुछ परिवर्तन उत्पन्न कर देता है जो कॉर्टिकल प्रक्रिया या कॉर्टिकल रिएक्शन कहलाती है। यह परिवर्तन अंड कोशिका में अन्य शुक्राणुओं को रोकती है। भाई वो तो डीट है, उसको क्या पता है कि एक चढ़ा, वो तो सब तरफ से ऐसे, आप सोचो कि बीच में कोई फ्री में सामान मिल रहा है ना, वो भंडारा होता है ना जिमण वाले, जहाँ पे वो फ्री में बांट रहे होते हैं, आइसक्रीम बांट रहे होते हैं ना, कुछ लगता है तो आप तो इधर से ले रहे हो, उधर से ले रहे हो, सब जगह से भीड़ पड़ी हुई है, आपको क्या पता किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। आप इधर खड़े हो, आपके पीछे वाला पता चले पहले अंदर घुस के सारी आइसक्रीम लेके चला गया, आप तो भीड़ में से देख रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हो कि भाई, तो जैसे ही एक अंदर पहुंच जाता है तो बाकी सब तो अभी भी लगे हुए हैं, वो तो सोचे अभी भी आइसक्रीम मिल सकती है, निषेचन हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये जोना पेलुसिडा को टच करता है, ये देखिए यहाँ पे ये एग है, ये स्लाइड है, मतलब ओरिजिनल वीडियो में से लिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे निषेचन को होते हुए बताया गया है। तो ये अंडाणु है, ठीक है, इसमें ये सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस दिख रहा है, ये यहाँ स्पर्म आया और ये इसके कांटेक्ट में आया, ब्लू वाली को ये पास कर चुका है, ये देखिए ब्लू वाली को पूरा, ये ब्लू वाला क्या है, ये पेरीविटेलाइन स्पेस है, यहाँ से ये जो रेड शुरू हो रही है ये जोना पेलुसिडा है, ये वाली, जैसे इसको टच होता है एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जाती हूँ, तो ये रिएक्शन दो टाइप की होती है जो आपको सिर्फ समझनी है, लिखनी नहीं है। पहली एक होती है स्लो रिएक्शन और एक होती है फास्ट रिएक्शन, ये बीएससी में पढ़ोगे और डिटेल में। एक होती है स्लो रिएक्शन और एक होती है फास्ट। फास्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ये हमारा एग है, ये हमारी जोना पेलुसिडा है, ठीक है, और बाहर ये सारे स्पर्म लगे हुए हैं कोरोना रेडिएटा पे, और ये हमारा वह सक्सेसफुल स्पर्म है जो यहाँ तक पहुँच चुका है, इसकी लॉटरी लग गई है भाई, कहाँ पहुंच चुका है, जोना पेलुसिडा पे। तो फास्ट रिएक्शन में क्या होता है, जोना पेलुसिडा अपने आप कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करती है, मोटी हो जाती है, मतलब इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ा देती है, जिससे सारे स्पर्म जो है वो इसको भेद नहीं पाते, मतलब कोरोना रेडिएटा को तो भेद लेंगे लेकिन जोना पेलुसिडा से आगे नहीं जा पाएंगे और कोरोना रेडिएटा को भी नहीं भेद पाएंगे, ठीक है। वो ऐसा कुछ एंजाइम रिलीज कर देती है जिससे वो जो शुक्राणु है वो दूर हो जाते हैं। अच्छा, सारे क्या, वो जो जाति वाली बात है, एक बात कि सारे स्पर्म सारे तरह के, मतलब आप ऐसा नहीं कि वही जाति वाली जो चीज चल रही है कि एक स्पीशीज का स्पर्म जो है वो एक स्पीशीज के अंडाणु को ही विभेदित करता है ना। ये पहचान कैसे होती है, ये और बीएससी लेवल पे आप पढ़ोगे, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया, जो ये रासायनिक बोल रहा है ना वो इसीलिए बोल रहा है, ये शुक्राणु में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंडे में कुछ प्रोटीन होते हैं, दोनों पे अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, है ना। जैसे शुक्राणु पे एक तरह का प्रोटीन है, मान लो ये वाला,
और अंडे पर भी एक तरह का प्रोटीन है ये वाला। ये दोनों एक साथ जब टच होता है शुक्राणु तो ये दोनों एक साथ कंबाइन करते हैं और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या ये मेरी स्पीशीज का है, क्या ये मेरा ही बंदा है, ऐसा पहचानते हैं, तब आगे की रिएक्शन होती है, तब शुक्राणु अंदर जा पाएगा। अगर ये स्पीशीज ही दूसरी है तो ये जोना पेलुसिडा तो क्या कोरोना रेडिएटा को भी नहीं भेद पाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें कि इंसान का चिंपैंजी से रिप्रोडक्शन करवा दे वैसी वाली सिचुएशन में तो नहीं होगा। चलिए, तो जोना पेलुसिडा मोटी हो जाती है, ये तो होती है फास्ट रिएक्शन। एक होती है स्लो रिएक्शन जिसके बारे में हमें दे रखा है, ये वही हमारा प्यारा सेकेंड यूसाइड, ये हो गई जोना पेलुसिडा। ये हमारी कोरोना रेडिएटा, अब ऐसी बना रही हूं, सारे शुक्राणु जो है ये बाहर है, और ये हमारा वो प्यारा प्यारा स्पर्म। ठीक है, जैसे ही ये टच हुआ तो पेरीविटेलाइन स्पेस की जो मैंने बात की, ये जोना पेलुसिडा के अंदर ये क्या करती है, जोना पेलुसिडा कुछ आयंस का सिक्रीशन करती है। जनरली नीट के हिसाब से बता देती हूँ, कैल्शियम आयंस होते हैं, वो कैल्शियम आयन का सिक्रीट करती है। और अंदर की तरफ मतलब जोना पेलुसिडा के अंदर की तरफ कुछ कॉर्टिकल्स बॉल होती है। ये जो कॉर्टिकल नाम आया है ना, इन बॉल्स के लिए आया है, छोटी छोटी बॉल्स होती है ऐसी ऐसी। तो जैसे ही ये शुक्राणु टच आता है तो जोना पेलुसिडा सिग्नल भेज देती है, यानी कैल्शियम एंजाइम आयन सिक्रीट कर देती है। ये कैल्शियम आयन जो है वो कॉर्टिकल बॉल्स को मैसेज भेज देते हैं, और ये कॉर्टिकल बॉल जो होती है ये क्या करती है, जोना पेलुसिडा पे आके चिपक जाती है, मतलब फूट जाती है उसके ऊपर ऐसे। जैसे ये लेयर है, इस पे आई भट्ट, ऐसे आई बट, जैसे बॉम्ब नहीं फूटते वैसे ये फूट जाती है और अपना सारा मटेरियल जो है वो बाहर सिक्रीट कर देती है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जानकारी हद से बाहर हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कहाँ आएंगे, जोना पेलुसिडा के इधर क्या है, पेरीविटेलाइन स्पेस, परिपीतकीय अवकाश, देखा था ना ये वाला जिसको हम बोल रहे हैं परिपीतकीय अवकाश जो है, इसमें चले जाते हैं ये एंजाइम बाहर की तरफ, जो लेयर है ये वाली। जैसे ये एंजाइम इस परिपीतकीय अवकाश में जाते हैं, ये परिपीतकीय अवकाश और चौड़ा हो जाता है, मतलब ये वाली जो लेयर ये और बड़ी हो जाएगी, परिपीतकीय अवकाश और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेस जो है वो और बड़ा हो जाएगा, और ये जैसे ही बड़ा होता है सारे शुक्राणुओं को भगा देता है भाग। ठीक है, सारे शुक्राणुओं को यहाँ से 9 2 11 कर देता है। ये रिएक्शन होती है उसके अंदर जब स्पर्म जो है फर्स्ट टाइम कहाँ टच होता है, एग के। चलिए, एक अंडाणु में केवल एक शुक्राणु प्रवेश करता है, बात हमें पहले ही समझ आ गई, ये बताने के लिए धन्यवाद। प्रवेश करें, दूसरे शब्दों में यह पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या है, एक से ज्यादा शुक्राणुओं का एग के अंदर पहुंचना जो कि पहुंच नहीं रहे, तो उसको हम पॉलीस्पर्मी पे रोकथाम भी कह सकते हैं। तो रोकने का उपाय है एक्रोसोम द्वारा स्रावित पदार्थ शुक्राणु की जोना पेलुसिडा व विटेलाइन मेम्ब्रेन को भेद कर अंडाशय के कोशिका द्रव में प्रवेश करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, वही कहां तक पहुंच गया है, सारे शुक्राणु को भगा दिया है। अब जो बचा हुआ शुक्राणु है जो अंदर जा चुका है वो क्या करेगा, उसके जो ये पदार्थ है एक्रोसोम वाले वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये जोना पेलुसिडा बना रही हूं, और ये हमारा न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस, सेकेंडरी oocyte, द्वितीय अंड कोशिका का न्यूक्लियस है। तो जैसे ही ये स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म ने अपना एक्रोसोम जो है वो फोड़ दिया और जोना पेलुसिडा को भी क्या कर दिया, गला दिया, पेरीविटेलाइन स्पेस को भी गला दिया। अब स्पर्म क्या करेगा, अपना ये जो क्या है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक्रोसोम था जो कि अब समाप्त हो चुका है, ये न्यूक्लियस को यहाँ ट्रांसफर करेगा अंडे के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्पेस जो है वो शुक्राणु द्वारा अंडाणु केंद्रकों का संलयन। अभी संलयन नहीं हुआ, अभी क्या हुआ है, सिर्फ ये केंद्रक ने इसको ट्रांसफर किया। जैसे ही ये केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस
इसके कोशिका द्रव्य में, ये क्या है, ये कोशिका है अगर अंडा, तो अंडे की ये द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है। जैसे ही न्यूक्लियस अंडे में प्रवेश किया, ये सेकेंडरी oocyte डर जाती है, अरे निषेचन का टाइम आ गया और मैं तो अपनी सेकेंडरी oocyte लेकर बैठी हुई हूँ, जबकि मैंने भ्रूणी अवस्था से इसकी शुरुआत कर दी थी। बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। तो इसको लगती है भनक, और ये क्या करेगी, ये अब वो जो जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज से जाग जाएगी। इसको भूत आ जाएगा कि अब तो काम जल्दी करना है, और क्या कर लेगी, 2 तरह की कोशिकाएं बना लेगी। फिर से वही, एक बड़ी एक छोटी, जो हमेशा से होता आ रहा है। ठीक है, एक तो बनेगी सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका, जिसका कोई वे काम नहीं है, आगे जाके विभाजित हो जाएगी। और अब बना है हमारा ये अंडा यानी एग। मेन सेल की बात तो अब आई है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस। अब इसमें वही सारे, अगर इसको आप बड़ा करके देखो तो यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, वो कोशिका विभाजन पढ़ा है ना 11th में, मेटाफेज में थी ये, इस तरह की फेज में। इसमें वही विभाजन पूरा हो जाएगा, 2 सेल बन जाएगी, ये 2 सेल बन गई। सेल तो क्या, अभी न्यूक्लियस बना है। ठीक है, सेल तो ये पूरी है, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक तो द्वितीयक ध्रुवीय न्यूक्लियस और एक जो मेन हमारा एग है जिसको, वो तो एग न्यूक्लियस। ये केंद्रक है ना, कोशिका नहीं है, कोशिका तो ये पूरी थी, एग अंडाणु पूरी कोशिका थी ना, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे कहानी जो है अब बढ़ती है, और जो है अब जो हमारा मेन आएगा, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। अंड में शुक्राणु का प्रवेश द्वितीयक अंडक यानी कि सेकेंडरी oocyte को अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड यानी मियोसिस पूर्ण करने हेतु प्रेरित करता है, उसको जगाता है जाके कि मैं तो अंदर आ गया हूं, तुम तैयार ही नहीं हो, बारात घर के बाहर खड़ी है और दुल्हन तो रेडी नहीं है। तो ये वाली प्रोसेस होती है। तो कहानी समझ में आई है आपको अभी? ठीक है, अब बना लेते हैं पूरा। हाँ, अभी भी क्या चीजें, कुछ चीजें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो ये कि अभी भी इसमें क्या प्रेजेंट है, जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें कहीं पेल्यूसिडा भी हो सकता है। ठीक है, वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफर करते हैं ना, तो बहुत गंदी हिंदी बन जाती है वो। ठीक है, स्पेलिंग एक्चुअली इसकी ऐसी है, पेल्यूसिडा। वो पेल्यूसिडा भी देखते हैं आधे हिंदी वाले। तो ये जोना पेल्यूसिडा है, ये हमारी oocyte। मैं अब आधी बना रही हूं क्योंकि इसका किससे निषेचन हो चुका है भाई, हमारे प्यारे स्पर्म से। तो अब ये जो दोनों का मिलन हो चुका है, तो ये क्या बन चुका है, युग्मनज, जाइगोट। ठीक है, वही आया, निषेचन हुआ, एग बन गया, दोनों का निषेचन हो गया। अभी भी जोना पेल्यूसिडा बरकरार है, कोशिका द्रव्य भी बरकरार है। ठीक है, ये जोना पेल्यूसिडा बहुत टाइम तक चलेगी, खींची चली आएगी, गायब नहीं होती, जोना पेल्यूसिडा बनी रहती है। तो ये हमारा क्या बन चुका है, युग्मनज। और इसके बाहर वाली कोशिकाएं भी हैं, अभी थोड़ी थोड़ी डिजेनरेट हो रही हैं धीरे धीरे। तो पेरीविटेलाइन स्पेस भी है थोड़ा थोड़ा, और वो कोरोना रेडिएटा की कुछ कोशिकाएं भी हैं। तो ये है हमारा जाइगोट। ठीक है, ये निषेचन हो गया। निषेचन के बाद क्या होगा, वही युग्मनज से भ्रूण बनने का प्रोसेस, जो कि हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि निषेचन का महत्व क्या है, क्यों करवा रहे हैं ये सब। निषेचन का महत्व है कि निषेचन द्वितीयक अंडक को अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हम पहले ही, चूंकि वो तो सेकेंडरी oocyte तो बन के बैठ जाती है, नाराज हो गए, नहीं मैं आगे काम नहीं करूंगी, कब से काम करी जा रही हूँ भ्रूणी अवस्था से, तो उसको जगाने के लिए निषेचन बहुत जरूरी है। निषेचन क्या, स्पर्म का जो अंडाणु के अंदर, स्पर्म के न्यूक्लियस का अंडाणु के अंदर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीयक अंडक कोशिका कब विभाजित होती है, तो एक आंसर तो हो सकता है निषेचन, अगर ऑप्शन में। लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है, जब स्पर्म जो है वो अंडाणु में प्रवेश करता है, या स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो अंडाणु में प्रवेश करता है। वैसे एग्जैक्टली नहीं पता कि न्यूक्लियस और उससे पहले जब जोना पेल्यूसिडा एक्टिवेट हो जाती है ना,
कॉर्टिकल स्टीरॉयड, तभी शायद शुरू कर देता है वो। तो ऐसा बोला जाता है स्पर्म के एंट्री के साथ ही क्या होता है, द्वितीय। अब क्योंकि कई बच्चे एंट्री मतलब समझते हैं गर्भाशय में एंट्री, नहीं, अंडे में एंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, को अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद निषेचन द्विगुणित अवस्था, अर्थात मनुष्य में जो 2n चले आ रहे हैं, मतलब 46 गुणसूत्र चले आ रहे हैं, उनको क्या करेगा, अभी बनाए रखेगा। क्योंकि अंडे में कितने थे, अंडा कैसे बना है, n है, स्पर्म कैसा है, n है, तो ये तो अगुणित है। फाइनली मनुष्य बनाना है ना, और मनुष्य बनाने के लिए 46 गुणसूत्र चाहिए, तो इन दोनों का जब मिलन होगा तभी तो काम होगा। तो निषेचन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, ठीक है। यह दो जनकों के गुणों को मिलाकर आनुवंशिक विविधता पैदा करता है। आनुवंशिक विविधता कैसा, आपने ऑब्वियसली मियोसिस पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है, 11th में पढ़ के आए। क्या होता है, ये तो हो गए हमारे स्पिंडल फाइबर, तारक क्या बोलते हैं, तारक केंद्र के वो तंतु, तारक तंतु, ठीक है। और ये हो गए मेल के, और ये हो गए फीमेल के। अभी एक दो ही बना रही हूँ, ठीक है, मतलब अंडे के गुणसूत्र और शुक्राणु के गुणसूत्र ये मिले। अभी आपको पता है कि मियोसिस में एक घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर। हाँ मैडम, सुना हुआ तो लग रहा है, जाना पहचाना भी लग रहा है। क्या होता है क्रॉसिंग में, दोनों गुणसूत्र के कुछ कुछ पार्ट एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, ये चिपक जाएंगे, और जैसे पीला वाला हरे में चला जाएगा, हरा वाला पीले में, इसको क्रॉस। ये क्यों, ये होने से क्या होगा कि जो मेल के यानी कि जो आदमी था उसके कुछ लक्षण भ्रूण में मिलेंगे और कुछ लक्षण माताओं के, इसीलिए हम दोनों जैसे दिखते हैं। हम बोलते हैं ना ये थोड़ा मम्मी का थोड़ा पापा का, कुछ चीजें हमारी मम्मी जैसी दिखती है, कुछ हमारे पापा जैसी दिखती है, करने में भी, नेचुरली भी, ठीक है। तो ये लक्षण इसी वजह से आते हैं। तो ये क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आनुवांशिक गुण जो है वो बदलने के लिए, विविधता लाने के लिए पैदा कर रहा है। अगर सेम होंगे तो फिर क्या चेंज आएगा, वही पीढ़ी दर पीढ़ी, एक ड है तो सभी ड होते रहेंगे। इस पे एक कहानी अभी बताती हूँ। क्या कहानी है कि आइंस्टाइन जो थे ना, उन पे मैडम क्यूरी, आपने नाम सुना होगा, है ना, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। और आइंस्टाइन का पता ही होगा, नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में डूब रहो, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आइंस्टाइन जो है वो इतने हैंडसम नहीं थे, लेकिन मैडम क्यूरी जो थी, मैडम क्यूरी दो कपल थे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी थे मैडम क्यूरी। अब बोले वो तो आदमी था, हाँ तो आदमी तो उसकी वाइफ भी थी ना, शादी से पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैडम क्यूरी जो है वो आइंस्टाइन पे बड़ा फिदा थी, मतलब उनको बहुत आइंस्टाइन क्रश था एक तरह का। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो वही, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, तो आइंस्टाइन तो बड़े इंटेलिजेंट थे, सबको पता है, और मैडम क्यूरी बड़ी खूबसूरत थी। तो वो कहती कि हमारे जो बच्चे होंगे वो खूबसूरत भी होंगे और इंटेलिजेंट भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, गुणसूत्रों का मिलन होगा। तो आइंस्टाइन तो बड़े तेज दिमाग वाले था, उन्होंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने मेंडल के नियम पढ़े थे ना, आपने भी पढ़े होंगे। उन्होंने कहा कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है, कि हो सकता है बच्चा बदसूरत भी हो मेरी तरह और कम अक्लमंद भी हो आपकी तरह। तो उन्होंने मैडम क्यूरी का जो मुंह है वो बंद कर दिया, मतलब उन्होंने अपने आप को बदसूरत तो कहा ही कहा, मैडम क्यूरी को क्या बोला, कम अक्ल, ठीक है। तो ये वाली कहानी हो सकती है। ये किस वजह से होती है, आनुवांशिक विविधता की वजह से। चलिए, तो आज का क्वेश्चन का टाइम हो गया है। प्रश्न ये है, रजो चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, तात्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त करने के कारण होता है, मतलब किस हार्मोन की कमी के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। तो अगर आपने पढ़ा है क्या L5, L6, L7, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी दीजिए इनका आंसर कि क्या है इनके आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, और बताइए कि क्या है इनके आंसर। तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है, और मिलते हैं, क्योंकि अभी भी भ्रूण नहीं बना है, ठीक है, तो वो बनाना है, उसके लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो लेक्चर का।